जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों कि हम जो अभी ले रहे हैं वो करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, समसामयिक घटनाक्रम की। और वो जो कवर कर रहे हैं हम वो अप्रैल 2022 से हम कवर कर रहे हैं दिसंबर 2022 तक। दिसंबर 2022 तक जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बताते चले कि हमने अब तक जो है करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम में समाप्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल, यूपी विशेष का यूपी स्पेशल खत्म कर दिया है। ये करंट अफेयर्स की बात हो रही है, टोटल यूपी स्पेशल की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश विशेष की एक पूरा एक चैप्टर होता है, पूरा एक बुक है, उसकी बात नहीं कर रहा। हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, समसामयिक घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, वो भी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक, ठीक है, अप्रैल 2022 से। उसके साथ में राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने समाप्त कर दिया है, राष्ट्रीय घटनाक्रम भी समाप्त हो गया है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स की आज आखिरी क्लास होगी, ठीक। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी समाप्त हो जाएगा आज। लगभग क्वेश्चनों की कितनी संख्या होती है, बार बार बच्चे पूछते हैं। तो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये विभिन्न विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग क्वेश्चन नंबर हो सकते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। तो अभी तक ये है। दूसरी बात एक ये है कि अक्सर ये आती है कि किन किन बच्चों को इनको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो अमूमन मेरा अपना मानना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के आधार पर मानना है कि सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जहां करंट अफेयर्स, ध्यान दीजिएगा, जहां समसामयिक घटनाक्रम हिंदी में और करंट अफेयर्स सिलेबस में है, उस जगह पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो आइए सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी क्योंकि आज समाप्त हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। उसके बाद से हम आपको लेंगे, जैसे जैसे चीजें होंगी, आपको बातें होंगी, आपसे बातें होंगी, और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये है करंट अफेयर्स की क्लास है, सीरीज इसको कह सकते हैं शॉर्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जर्मनी का आपने नाम सुना होगा, यूरोपीय देश है, यूरोपीय कंट्री है जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया है, जर्मनी ने विश्व की पहली ऐसी यात्री ट्रेन, विश्व की पहली यात्री ट्रेन, ठीक, यात्री ट्रेन का एक यात्री ट्रेन चलाई है जो हाइड्रोजन से चलेगी, ठीक। किससे चलेगी? हाइड्रोजन से। अभी आपने देखा होगा कि डीजल से चलने वाली ट्रेन और बिजली से चलने वाली ट्रेन, इनका नाम सुना होगा आपने, लेकिन हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की ये पहली ट्रेन होगी, यात्री ट्रेन होगी, जो किसने चलाई है? जर्मनी ने चलाई है, ठीक। अच्छा, ये इससे होगा क्या? केवल भाप, इससे केवल निकलेगा भाप और वेपराइज्ड जो भाप होगा उस तरीके से केवल निकलेगा। वेपराइज्ड मतलब एक तरीके से पानी कह सकते हैं, वेपराइज्ड वाटर कहते हैं। वेपराइज्ड एक तरीके से समझिए कि वेपराइज्ड क्या कहते हैं, जिस भाप जो आगे आती है। और आप देखते हैं कि कई बार आप भगोने का उदाहरण लिया जाता है कि अगर आप पानी उबाल रहे हैं और ऊपर से जो जिससे ढका रहता है, अगर वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो देखेंगे पानी निकलेगा। मतलब वेपर यानी कि वाष्प से पानी निकलता है, वही चीज निकलेगा। इसके निकलने से क्या होगा? इससे निकलने से होगा कि बिल्कुल प्रदूषण रहित, मतलब किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण इस ट्रेन से नहीं होगा, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जाए। मैंने आपको बताया कि 2070 तक, चूंकि वैश्विक स्तर, भारत ने हालांकि इसको रिकमेंड किया है कि हम जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे, ये एम रखा है, उद्देश्य रखा है। ऐसे ही वैश्विक स्तर पर भी इस तरीके के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे लगातार हाइड्रोजन से चलने वाली या सौर ऊर्जा के ऊपर चलने वाली चीजें, इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, आइए जानकारी के लिए देख लेते हैं कि अगर 1 किलो हाइड्रोजन है, 1 किलो अगर हाइड्रोजन है, तो 1 किलो हाइड्रोजन में डीजल की क्या मात्रा होगी? 4.5 लीटर, 4.5 लीटर। 4.5 लीटर क्या होगा? डीजल एक तरीके से समझिए आ जाएगा। ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए कि सोचिए कि 1 किलो ही अगर हाइड्रोजन है तो 4.5 लीटर डीजल आपको के बराबर होगा। का मतलब यह है कि अगर आपकी
स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा, अगर आपकी गाड़ी 15 का एवरेज भी दे रही है तो 15 चौको 60 और 7 60 लगभग 65 किलो 66 किलो के आसपास 1 किलो में आपकी बस या गाड़ी या ट्रेन या जो भी कुछ है चल सकती है। एक जानकारी के लिए, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश के द्वारा पहली हाइड्रोजन चलित यात्री ट्रेन चलाई गई है, तो जर्मनी है, ठीक है। इतनी सी बात, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसीलिए मैं प्यारे बच्चों आपको बताता हुआ चलता हूं जो उसका क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन लोग इसकी तैयारी में रहे, कौन कौन लोग नहीं रहे, किसके लिए, ठीक है। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि हम तो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए क्या जरूरत है, यूपीएससी वालों के लिए जरूरत है या पीसीएस वालों के लिए। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन जो होती है सेम होती है, क्वेश्चन पूछने का नजरिया और तरीका बदल जाता है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन बताने के साथ साथ यानी कि इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ मैं क्वेश्चन फॉर्मेट भी आपको बताता हुआ चलता हूँ और ये तक बता देता हूँ कि किन किन एग्जामों में किन किन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। हाल ही में क्या हुआ है, ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स नाम है, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक। 14वां शिखर सम्मेलन 2022 का, ठीक। कहाँ हुआ है, सबसे पहली बात ये कहाँ हुआ है, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन, ठीक। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ है 23 से 24 जून 2022, 23 से 24 जून में हुआ और चीन में हुआ है, ठीक। कहाँ हुआ है, चीन में हुआ है। 23 से 24 जून को हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता दिए जून, बस ये ध्यान रखिए 2022 का है और चीन में हुआ है, ठीक। अब आइए देख लेते हैं ये जो हुआ है शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ है, मतलब वर्चुअल हुआ है, ये वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, ठीक। अब स्थापना कब हुई थी इस संगठन की, स्थापना हुई 2009 में, ठीक। 2009 में इसकी स्थापना हुई और ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो ब्रिक्स में सदस्य देश हैं, कुल सदस्य हैं 5। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य देश। कौन कौन से हैं, अब अगर आप इंग्लिश में ब्रिक्स को अगर इंग्लिश में देखेंगे, ठीक, तो आप ऐसे ही आपको बताता चलता हूं कि ब्रिक्स को इंग्लिश में देखेंगे तो बी है तो ब्राजील कर दीजिए, 1 नंबर पे ब्राजील हो गया, सदस्य है। 2 नंबर पे रशिया हो गया, रूस हो गया, ठीक। 3 नंबर पे क्या है, इंडिया है। 3 नंबर पे क्या हो गया, इंडिया, भारत कह दीजिए, इंग्लिश में इंडिया कह दीजिए, ठीक। चौथे नंबर पे क्या है, सी है तो चीन है जहां भी हुआ है, और 5वें नंबर पे है एस मतलब साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ठीक। अब दक्षिण अफ्रीका कहां हुआ है, चीन, यानी कि ये देश है चीन। अब आप ध्यान रखिए कि 14वां शिखर सम्मेलन ये पूछ रहा है, 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहां हुआ है, चीन में हुआ। पहले तो ये रेंडमली कभी हो जाता था, मतलब अलग अलग देशों में, लेकिन अब जो नई तरीका है, नई तकनीकी लाई गई है उसके अनुसार ये जो इसका आपका एक तरीके से अरेंजमेंट है, जिस तरीके से BRICS इसी में होगा, यानी कि अगर चाइना में हुआ है तो 2023 का कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2023 में नहीं 15वां शिखर सम्मेलन होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक। अगर आपको 16वां पूछता है तो फिर कहाँ हो जाएगा, ब्राजील में होगा। 16वां यहाँ होगा, आगे फिर 17वां यहाँ होगा, 18वां यहाँ होगा, ऐसे करके 18वां 2000 भारत में होगा तो भारत का पूछ ले, ऐसे ही रैंडमली पूछ ले कि अगला जो है शिखर सम्मेलन भारत में कब होगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 15वां 2023 में, 16वां 24 में, ये 25 में, फिर 26 में, यानी कि 2026 में भारत में होगा। तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो अब सोचिए कि अगर इस तरीके का एग्जाम अगर सीधे पूछ ले ब्रिक्स का 2022 का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये आपका वनडे एग्जाम का हो गया। और भारत का पूछ ले कि अगला भारत का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब होगा, कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा भारत में कहाँ होगा, 2026 में। इसको कहेंगे कि कितना स्मार्ट क्वेश्चन बना है, तो ये यूपीएससी और पीसीएस स्तर का क्वेश्चन है। अंतर सिर्फ इतना आता है, मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन एक ही होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक ही होगी, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके में अंतर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इन सबों के साथ इनकी थीम, बड़ी सी थीम है, ध्यान रखिएगा। थीम पूछ लेता है आजकल एग्जामों में खूब, क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी, क्या है,
ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी, ब्रिक्स साझेदारी, ठीक। क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना किस लिए बढ़ावा देना? वैश्विक विकास के लिए। किस लिए बढ़ावा देना? तो वैश्विक विकास के लिए, ठीक है, विकास के, किस लिए बढ़ावा देना? तो वैश्विक विकास के लिए बढ़ावा देना, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? वैश्विक विकास के लिए, विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना, एक नए युग की शुरुआत करना, ठीक है, शुरुआत करना। अब मैंने आपको बताया कि चूंकि इतना बड़ा है तो सब ना पूछे, तो सिर्फ यही पूछ देगा, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, ठीक। ये केवल इतना दे दे एग्जाम में, ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, बस इतना भी दे सकता है, ठीक। यह वैश्विक विकास के लिए एक युग की नई शुरुआत, इस तरीके से भी एग्जामिनर दे सकता है। हो सकता है इतना लंबा न थीम दे, थीम इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। मैंने आपको ये बताया प्यारे बच्चों की क्वेश्चंस जो होते हैं, इंफॉर्मेशन एक ही होगी, क्वेश्चन पूछने का नजरिया, तरीका बदल जाएगा, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, यूपीएससी में, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, वनडे एग्जाम में, सुपर टेट में, जो भी एग्जाम है उनको सब में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आइए अगला एक सम्मेलन देख लेते हैं, क्या है? G7, जिसको ग्रुप 7 कहते हैं। ये जो विकसित कंट्रीज हैं, औद्योगिक रूप से विकसित कर गई हैं, उन देशों का ये समूह है G7, ठीक, जिसमें 7 देश हैं, ठीक। अब इसका क्या है? 48वां शिखर सम्मेलन का होगा, 48वां शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कहां हुआ है, ठीक। 48वां शिखर सम्मेलन 2022 का सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कहां हुआ है, ठीक। तो ये हुआ है जर्मनी में, यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, और जर्मनी के किस जगह पे हुआ है? तो स्लांस एल्मो नाम है एक जगह, स्लांस एल्मो नाम है एक जगह, एल्मो। जरूरी है ये भी जानना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जर्मनी ना दे करके स्लांस एल्मो दे देगा और 3-4 जगह दे देगा तो आप फंस जाएंगे, इसलिए स्लांस एल्मो या जर्मनी के 3-4 जगह दे देगा तो फंस जाएंगे, इसलिए स्लांस एल्मो आपको ध्यान रखना जरूरी है, जर्मनी में हुआ है, ठीक। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर ये 7 देशों का समूह है, तो 7 देश वो हैं कौन कौन से? जो 7 विकसित कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, इटली, चौथा है जापान, ठीक, 5वां है अमेरिका, ठीक। कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ठीक है। 6ठा है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको कहते हैं, ठीक है। कनाडा था 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और एक संघ है, ठीक, एक यूरोपीय संघ है। 7वां क्या है? जर्मनी, जहां पर हुआ है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक। और इसके साथ में यूरोपीय, यानी कि एक यूरोपीय संघ है, ठीक है। क्या है? एक क्या है? यूरोपीय संघ भी है, ठीक, यूरोपीय संघ है, एक तरीके से यूरोपीय संघ भी सम्मिलित है इसमें, ठीक है। तो G7 देशों का समूह हो गया ये, ठीक, विकसित कंट्रीज का समूह है।
अब ये 48वां शिखर सम्मेलन 2022 है, तो 49वां कहाँ होगा, 49वां कहाँ होगा और कब, 2023 में होगा 49वां, और कहाँ होगा, तो ये जापान में होगा। ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि जो सम्मेलन हो गया है उसको न पूछकर अगला जो होने वाला है उसको पूछ देता है एग्जाम में, ठीक, और कुछ नहीं देगा, 49वां ही सिर्फ लिखा होगा। क्योंकि आप पढ़ के तो इसको गए हैं और आपने ये बस ध्यान दिया है कि G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है, और ऑप्शन में जैसे ही जर्मनी देखेंगे आप आंसर कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि आप ये नहीं ध्यान देते कि कौन से नंबर का हुआ है। 49 उसने डाल दिया 49वां शिखर सम्मेलन और आपने आंसर कर दिया 48वें शिखर सम्मेलन का। इस तरीके के कंफ्यूजन और इस तरीके की गलतियां होती हैं जिसको आप इस तरीके से दूर कर सकते हैं ध्यान में रख करके। जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा और जो जो गलतियां होती हैं जिस स्तर पे मैं वो आपको इंगित करता हुआ चलूंगा, आपको अवेयर करता हुआ चलूंगा, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर है। और आप बच्चों में से जो भी बच्चे एग्जाम दे चुके होंगे इससे पहले अलग अलग, वो जानते हैं कि घर आने के बाद ये जरूर दिमाग में आता है कि अरे यार वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो पूछ हुए रहा था, मुझे पता तो था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस चीज को दूर करना है, मानवीय भूल से ही, ह्यूमन एरर से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप बाहर जाते हैं। अगर जो तैयारी करने वाला लड़का है, पढ़ने लगता है, वो कभी बाहर नहीं जाएगा अगर उसका ह्यूमन एरर ना हो तो, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं क्या। तो अगला एक इंडेक्स और है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 का, ठीक है। क्या नाम है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंडेक्स 2022। मतलब क्या है, पीस इंडेक्स मतलब विश्व में कहां पर सर्वाधिक शांति है, सर्वाधिक शांति कहां पाई जाती है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है। एक तरीके से जो एक रिपोर्ट लाई जाती है इससे ये पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर आपकी क्या स्थिति है, आपके देश की क्या स्थिति है और विश्व के अन्य देशों की स्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसीलिए हमेशा एक या दो इंडेक्स पूछे जाते हैं इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और इसी से देश की स्थिति के बारे में पता चलता है। कई बार आप देखे होंगे कि पॉलिटिकली रूप से भी इसको हाईलाइट किया जाता है और हम लोग के देश की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये चीजें मायने रखती हैं और असलियत बयां करती हैं अपने देश की स्थिति को। आप इस जगह से चेक कर सकते हैं कि आखिर पीस यानी कि शांति कहां सर्वाधिक है और हमारा देश किस जगह पे है। ये एग्जाम में पूछे ना पूछे वैसे भी आपको जानना चाहिए, गेट टुगेदर एक दूसरे से बातचीत के दौरान भी, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, अच्छा ठीक है, इसको जारी कौन करता है, तो सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन जारी करता है, सिडनी, सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। क्या कौन जारी करता है प्यारे बच्चों, तो सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक, एंड पीस जारी करता है, ठीक। कौन जारी करता है, तो सिडनी स्थित जो है, जारी कौन करता है, तो सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है, ठीक है। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है, ठीक है। तो ये चीज आप जानिए कि कौन जारी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब देखिए कुल 163 देशों की सूची, 163 देशों की कंट्री की देशों की सूची, मतलब इसमें जो रखा गया है विश्व के 163 देशों को रखा गया है, ठीक। 163 देशों में आखिर शांति के मामले में भारत की क्या स्थिति है, भारत किस जगह पर है, आखिर शांति के मामले में भारत में कितनी शांति है, ये इंडेक्स बताएगा कि शांति कितनी है। तो भारत है 135, 135वें स्थान पर है, ठीक। आप खुद सोच लीजिए किस स्थान पर है, 135वें स्थान पर, 135वें स्थान पर भारत है। तो आप समझते हैं कि मैंने आपको बताया क्या कि किस स्थिति में आपका देश है, इस इंडेक्स से पता चलता है। ये है 2022, 135वें स्थान पर क्या है 2022 में, और 2021 में किस स्थान पे था, तो 138वें स्थान पर था। मतलब सुधार तो हुआ है खैर, ठीक। अगर 138वें पे था लेकिन वैसे भी बुरी स्थिति है, अगर इतना नीचे है देश, वो भी लोकतांत्रिक देश है और ऐसी स्थिति है तो स्थिति ठीक नहीं है। 138वें स्थान पर है, 135वें स्थान पर 2022 में, दोनों ही ध्यान रखिएगा
मैंने आप बताया अगर वनडे एग्जाम का मामला होगा तो केवल 2022 का पूछेगा, पीसीएस और यूपीएससी का मामला होगा तो 2021 का भी पूछ सकता है, 2022 का भी पूछ सकता है, कौन जारी करता है ये भी पूछ सकता है, और क्या नंबर है, कितने नंबर पे भारत रहा ये तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो अब जब आपने ये देख लिया कि भारत की स्थिति क्या है, तो आइए देख लेते हैं वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान किसका है, मतलब सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर अगर शांति की बात करेंगे तो सबसे ऊपर शांति आइसलैंड की है। ठीक, आइसलैंड। ठीक, आइसलैंड में एक नंबर पे सबसे अधिक शांति है वैश्विक स्तर पर, ग्लोबली सबसे अधिक शांति आइसलैंड में है। ठीक, और सर्वाधिक अशांति वाला देश कौन है, अगर ये शांति वाला है तो अशांति वाला सर्वाधिक यानी कि सबसे नीचे कौन है, अशांति वाला देश आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है, जानते हैं, जहां पर इस समय तालिबान का शासन है, तालिबान का शासन है। ठीक, तो इस तरीके के इंडेक्स को से आपको पता चलता है कि किस तरीके की स्थिति है। ठीक, इसीलिए मैंने आप बताया कि ये वैसे भी जानना चाहिए आपको, एज ए नागरिक होने के नाते भी आपको जानना चाहिए। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या है, कौन जारी करता है, कौन। जब ये यूपीएससी और पीसीएस में एग्जाम में पूछेगा तो सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे कि तीनों चारों चीजों को जितनी चीजें बताई वो एक क्वेश्चन में ही होगा। और जबकि अगर वनडे एग्जाम होंगे तो केवल ये पूछेगा कि हाल ही में जो पीस इंडेक्स आया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसके अंदर भारत की स्थिति निम्नलिखित में से किस नंबर पे है, 2132, 138, 136, 135 ऐसे करके ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, ठीक, आइए देख लेते हैं। एक है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, क्या है अगला, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, क्या मतलब हुआ इसका, 2022 पर्यावरण की कैसी स्थिति है वैश्विक स्तर पर और उसमें भारत किस जगह पर ठहरता है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, आखिर पर्यावरण की क्या स्थिति है और भारत इसमें किस जगह पर पहुंचता है। इसको जारी कौन कर रहा है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आपको पता है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत बड़ी संस्था है। ठीक, और इसकी बातें अमूमन झूठ नहीं मानी जा सकती, ऐसा माना जाता है। विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके माध्यम से क्या हुआ है कि विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक, किसने, येल विश्वविद्यालय जिसका नाम सुना होगा, और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डाटा जारी किया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये डेटा दिया गया है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। अब देखिए इसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ खराब है। अगर आप बात करेंगे तो कुल 180 देशों की सूची जारी की गई है, 180 देशों की सूची जारी की गई है, और दुर्भाग्य यह है कि भारत की स्थिति 180वें नंबर पे है, मतलब सबसे निचले पायदान पर भारत है। कब, 2022 में, ठीक, भारत 180वें नंबर पे है। ठीक, अच्छा जी, अब अगर 180वें स्थान पर भारत है 2022 में, तो 2021 में क्या स्थिति थी, तो 168वें स्थान पर था। 2021 के अंदर 168वें स्थान पर था भारत, और सबसे ऊपर यानी कि सबसे अच्छी स्थिति में क्या है, पर्यावरण सबसे अच्छा कहाँ है, शीर्ष स्थान किसका है, तो शीर्ष जो है ये है डेनमार्क। ठीक है, शीर्ष कौन है, तो डेनमार्क है, डेनमार्क किस स्थिति पर है, शीर्ष स्थिति पर है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, तो डेनमार्क है। ठीक, ध्यान दीजिए यूरोपीय कंट्री भी है डेनमार्क। अब देख लीजिए भारत की स्थिति क्या है, सबसे खराब है। कहाँ ये जा रहा है कि ये स्थिति यहाँ की एयर क्वालिटी के खतरनाक स्तर पर जाने के लिए, जो एयर क्वालिटी है, मतलब जो यहाँ की वायु है, वायु को खतरनाक स्तर पर पहुंचे, एयर क्वालिटी जो है खतरनाक स्तर पर जाने की वजह से हुआ है। ठीक, खतरनाक स्थिति में पहुंच गई इस वजह से हुआ है। अब एक बात और नहीं आ रही कि अभी आपने देखा, इससे पहले भी एक वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट थी और एक दूसरी रिपोर्ट जिसमें इस डेटा को भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने कह रही है कि ये डेटा मैनिपुलेट किया गया है, गलत तरीके से इसको जारी किया गया है, सरकार ने इसको नहीं माना है। ठीक,
ध्यान दीजिएगा, इस पर इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि भारत सरकार इसको नहीं मान रही है, तो ये कंट्रोवर्सी है कि क्यों नहीं मान रही है और क्या कारण है इसमें, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अगला क्या है हमारा, देख लीजिए, एक नया समूह गठित हुआ है। नया समूह है जिसका नाम है I2U2। ठीक, ये समूह ही है नया। ठीक, क्या नाम है, I2U2। ठीक है, क्या है ये, I2U2 का पहला ही शिखर सम्मेलन हुआ है। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है ये नहीं अभी कर सकते आप, क्योंकि ये जो सम्मेलन है वर्चुअल हुआ है, मतलब यहां जाना नहीं पड़ा, वर्चुअल हुआ है। अपने अपने देश में रहते हुए ही इसको राष्ट्राध्यक्षों ने किया है, वर्चुअल हुआ है। ठीक है, तो जो I2U2 पहला ऐसा नया सम्मेलन समूह गठित हुआ है, और ये कहां पे है सम्मेलन, ये समूह कितने, 4 देशों का। इसका गठन क्या हुआ है, 14 जुलाई 2022 को जो ये संगठन सम्मेलन हुआ, 14 जुलाई 2022 को हुआ। 2022 को ये वर्चुअली हुआ, 14 जुलाई 2022 को हुआ, और इसमें कुल 4 सदस्य देश हैं। ठीक, 4 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला शिखर सम्मेलन है, ये शिखर सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 2022 को हुआ। 4 सदस्य देश हैं। सबसे पहले भारत है, लिख लीजिए अपना देश का नाम। नंबर 2 पे इजराइल है। ठीक है, भारत, इजराइल। नंबर 3 पे अमेरिका, और 4 नंबर पे लिख लीजिए यूएई है। 4 नंबर पे यूएई है। ठीक है, कुल 4 सदस्य देश हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने सदस्य देश हैं, 4, और इनके नाम भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये नया सम्मेलन है I2U2। अब आप कई बार ये सोचेंगे कि आखिर ये सम्मेलन जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है, सम्मेलन होते क्या है। अगर ब्रिक्स की बात कर ली जाए, G7 की बात कर ली जाए, चाहे आईसीयू की बात की ली जाए, संघाई सहयोग संगठन जिसकी बात की थी हमने, या आप G20 की बात कर लें, अमूमन क्या होता है प्यारे बच्चों, किस लिए संगठन मैं ही बता देता हूं आपको, ताकि इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि ये सदस्य, मान लीजिए अगर हम बात करें I2U2 का, तो ये एक तरीके से पारस्परिक सहयोग की बात करते हैं। जब ये सम्मेलन होते हैं, सिर्फ पारस्परिक सहयोग मिलता है। ऐसे ही जैसे समाज के अंदर आप अगर आपके पड़ोसी 3-4 लोग मिल जाते हैं, या अलग अलग जगहों के लोग मिल जाते हैं, तो किसी को कोई समस्या होती है, तो अगर उनमें से कोई डॉक्टर है तो उसने बता दिया आपको कि ठीक है, एक काम करो, बुखार हुआ है, पैरासीटामॉल लेना। आपको कुछ पता नहीं है, उसने बता दिया पैरासीटामॉल लेना। ठीक, उसी में एक आयुर्वेद का डॉक्टर है, उसने कहा कि ठीक है, काम करो यार, तुम्हारा पेट सही नहीं था, त्रिपुरा चूर्ण ले लो, बड़ा अच्छा है, काम करेगा। ऐसे ही उसमें से कोई, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो घर बनाता है, तो वो आप किस तरीके से, इसी प्रकार से पारस्परिक सहयोग की वजह से ये सम्मेलन होते हैं, और उनका फायदा, जैसे सपोज करिए कि जो यही सम्मेलन हुआ है, लगभग 6 क्षेत्रों पर विशेष रूप से हुआ है। मैं इनको भी जिक्र कर दूं, लगभग 6 क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। कौन कौन से हैं, जल है, ऊर्जा, स्वास्थ्य। ठीक, कौन कौन से हैं, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा। ठीक, खाद्य सुरक्षा। ठीक, क्या है, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, परिवहन। ठीक, परिवहन और अंतरिक्ष। ठीक, अंतरिक्ष। जब कोई सम्मेलन पहली बार हो रहा हो या पहले बार गठित हुआ है, तो उससे रिलेटेड लगभग सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्वेश्चन पता लगेगा कि, अब मैं बात करूं, पहले आपको पूरी बात बता दूं, बात कर लूं, उसके बाद से बताएंगे क्या होता है पारस्परिक सहयोग में। अब जैसे क्या है, जल की बात करिए, तो जल के ऊपर अगर बात करेंगे, इजराइल का बहुत अच्छा काम है। मतलब अगर आप बात करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है गंदे पानी को सुधार करने की, उसको जगह जगह पहुंचाने की, और उसमें और वो इजराइल के पास इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ठीक,
बात करेंगे ऊर्जा की, तो आपको पता है कि यूएई, यहाँ बहुत सारे तेल के कुएं और इस तरीके से प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था, परिवहन की बात करेंगे और अंतरिक्ष की बात करेंगे तो अमेरिका व्यस्त। खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे तो भारत इसमें है। कैसे खाद्य सुरक्षा दी जा सकती है, इतने बड़े देश को, विश्व के दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना भारत जैसे देश से ये और देशों को सीखने पर। इसी प्रकार से अलग अलग देश एक दूसरे से सीखते हैं और तकनीकी का आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए ये व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि इससे चीजें हो सकें। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग वो चीजें बता दी कि क्या है और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो पारस्परिक सहयोग की बात इसी प्रकार से लगभग सभी उसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो मैंने एक बात बताई कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। नॉर्मल क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि हाल ही में हुए I2U2 पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, पूछ लेगा। हो सकता है 14 जून 2022 को। ठीक, या ये पूछ लेगा कुल कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य हैं, ये पूछ लेगा। अगर बड़े एग्जाम यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि हाल ही में हुए I2U2 शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कितने क्षेत्रों पर पारस्परिक सहयोग की बात की गई, तो ये 6 क्षेत्र होंगे। या ये भी दे सकता है कि जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, अंतरिक्ष, ये भी दे सकता है। इसलिए क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। और जो आपके एग्जाम, तो आपको जो अपनी चीज, अगर आपने सब कुछ एक बार एक जगह पे कर लिया तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इधर उधर जाने की। लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पूछेगा और ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बात कर लें। अगला हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। 2022। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्कर थोड़ा सा हल्का हो रहा है तो हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही होगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मैं बोलता चला जाता हूं, इसीलिए 2022 का। अब ये फ्रांस में स्थित, फ्रांस की एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्ट्स, ठीक, विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, क्या संस्था का नाम है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, इसने जो है जारी किया है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया। कुल कितने देशों की संख्या? 180 देशों का निकाला गया है। 180 देशों की सदस्य संख्या, 180 देशों का ये जारी किया गया विश्व प्रेस, मतलब प्रेस स्वतंत्रता। कौन सा देश, किसी विश्व में कौन से देश सबसे अधिक वहां की प्रेस स्वतंत्र है, आराम से स्वतंत्रता से कार्य कर सकती है, इसके ऊपर एक सूचकांक जारी किया गया। कुल 180 देशों की स्वतंत्रता में अगर आप बात करेंगे भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, तो भारत 150वें स्थान पर है, 150वें स्थान पर है। आप आकलन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। 180 देशों में से भारत है 150वें स्थान पे, 150 पे है। ठीक, तो अगर 150वें पे है तो सबसे ऊपर कोई होगा, शीर्ष स्थान पे कौन है? सोचिए कि प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष स्थान, यानी कि ये जो देश जिसके बाद है नॉर्वे। नॉर्वे में कितनी ज्यादा प्रेस स्वतंत्र है? नॉर्वे में प्रेस स्वतंत्र है, नॉर्वे में। ठीक, और सबसे निचले पायदान पर कौन है? सबसे निचले पायदान पर कौन है? तो सबसे निचले पायदान पर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। ठीक, अब आप इससे मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। ठीक, पूरे विश्व के अंदर प्रेस स्वतंत्रता के मामले। ये वैसे भी मैंने आपको बताया कि जानना चाहिए, अगर आप तैयारी ना भी करते हो या क्वेश्चन ना भी आपका आए, ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ना भी आता तो भी आपको जानना चाहिए कि आखिर हमारा देश किस स्थिति में है। अगर कोई आपसे बात करेगा और इधर उधर की बातें करेगा, बरगलाने की बात करेगा, तो आप उसको जवाब भी दे सकते हैं और आप ये बता सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है, ये लिखी हुई चीज है, इसको पूरा विश्व मानता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों आज का, यानी कि हमारा ये तरीके से समाप्त हो जाएगा आज। तो आपको पता है कि सिपरी है, हमने इससे पहले बात करी, वो ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर को जारी करती है। क्या है? स्वीडन स्थित है, थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल
क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक, जिसको कहते हैं सिपरी, ठीक, शॉर्ट भाषा में सिपरी कहा जाता है, शॉर्ट भाषा में सिपरी कहा जाता है, ठीक, इसकी शॉर्ट भाषा है, ऐसे भी कर सकते हैं, SIPRI, सिपरी कहा जाता है इसको, स्टॉकहोम। इसने क्या किया है कि एक ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी की है 2021 की, ठीक, किसकी है कि ट्रेड्स जो व्यापार होता है, क्या होता है? व्यापार होता है, ट्रेड्स, ठीक है, इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक। थोड़ा आज मार्कर साफ नहीं दे रखा है बच्चों, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं लगातार, मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी की है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है बच्चों, ये रिपोर्ट 1949 से लेकर के 1949 से लेकर के 2021 के मध्य की 2021 के बीच की जारी की गई है। इसके अंतर्गत क्या क्या है बता दूं मैं आपको। तो इसके अंतर्गत जो है सैन्य खर्च जारी, सैन्य खर्च दिए गए हैं कि सैन्य खर्च किस देश का सैन्य खर्च क्या है, उनके जीडीपी के हिसाब से, खुद के जीडीपी के हिसाब से, सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से। तो इसके अंतर्गत सैन्य खर्च जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक खर्च अगर जो कौन करता है, तो सबसे अधिक खर्च एक नंबर पे है अमेरिका। अमेरिका सबसे अधिक खर्च करता है, सैन्य खर्च करता है अपने ऊपर। नंबर 2 पे कौन करता है? तो नंबर 2 पे करता है चीन, नंबर 2 पे चीन करता है। नंबर 3 पे प्यारे बच्चों अपना देश भारत करता है, ठीक। नंबर 4 पे कौन करता है? नंबर 4 पे ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम। और 5 नंबर पे कौन है? 5 नंबर पे करता है आपका रूस, ठीक, 5 नंबर पे रूस करता है। अब आइए देखते हैं क्या स्थिति है। जैसे बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन आखिर वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो अमेरिका जो है अपने सैन्य खर्च का, यानी कि एक वर्ष 2021 की बात करेंगे, अगर आप 2021 की बात करेंगे तो अमेरिका जो है अपना सैन्य खर्च कितना कर रहा है? 801 बिलियन कर रहा है, 801 बिलियन डॉलर का खर्च कर रहा है, ठीक, बिलियन डॉलर, ठीक है। अमेरिका कर रहा है 801 बिलियन, 801 बिलियन डॉलर, ठीक। चीन कितना कर रहा है? चीन कर रहा है 293 बिलियन, 293 बिलियन, 293 बिलियन डॉलर कर रहा है, ठीक। और भारत कितना कर रहा है? ठीक, भारत कितना कर रहा है प्यारे बच्चों? 76.6 बिलियन डॉलर, 76.6 बिलियन डॉलर कर रहा है, ठीक। बाकी इनकी बात करेंगे, स्टार्टिंग के 3 की बात करेंगे। अब 801 बिलियन डॉलर के अनुसार ये अपने जीडीपी का कितने परसेंट कर रहा है? तो 3.3% कर रहा है। अमेरिका कितना कर रहा है जीडीपी का? 3.5%, ठीक। चाइना कितना कर रहा है? चाइना कितना कर रहा है अपने जीडीपी का? तो ये 1.7 कर रहा है, ठीक, 1.7। और भारत का भी डेटा नहीं, ठीक। तो आप देख लीजिए कि 801 बिलियन डॉलर अमेरिका कर रहा है, 293 बिलियन डॉलर कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, और 76.6 बिलियन डॉलर भारत कर रहा है। ये स्थिति है सिपरी के अनुसार। सिपरी के अनुसार 1949 से लेकर के 2021 के मध्य की रिपोर्ट जो कह रही है कि सैन्य खर्च कितना हो रहा है अलग अलग देशों। अब आप अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा देश किस जगह पे खड़ा है। तो ये आपका लगभग आज का जितना भी था, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। और इंटरनेशनल इवेंट जिसको कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, वो हमारा समाप्त हो चुका है। और मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये लगभग चीजें हमारी समाप्त हो गई इंटरनेशनल। आगे हम जो अगली क्लास में जो लेंगे उसमें हम एक साथ में ही कुछ स्थल जो होते हैं, जो प्रसिद्ध हैं किसी न किसी माध्यमों से, स्थल ले लेंगे, यानी कि प्लेसेस जिसको कहते हैं, स्थल ले लेंगे जो प्रसिद्ध हैं। उसके साथ में विशेष
विशेष व्यक्ति जो हैं उनको ले लेंगे, कुछ नियुक्तियां हुई होंगी अलग अलग विभागों में, अलग अलग जो एक क्वेश्चन कई बार नियुक्तियों से पूछ देता है, तो नियुक्तियां हुई होंगी वो ले लेंगे। इस तरीके से लगभग 3-4 चीजों को कल ही हम छोटी सी क्लास में ही खत्म कर देंगे। अब आपको मैंने जिस हिसाब से बताया था कि यो धीरे धीरे क्लासेस छोटी होंगी, बड़ी क्लासेस नहीं होंगी, उसके बाद हम आपको ले लेंगे जो सैन्य प्रैक्टिस से एक क्वेश्चन और कभी कभी 2-2 क्वेश्चन होते हैं, हालांकि ज्यादातर एक क्वेश्चन ही आते हैं। सैन्य प्रैक्टिस जो होते हैं अभ्यास, जिसको युद्ध हिंदी में कहते हैं युद्धाभ्यास, ठीक, उसकी एक क्लास में ले लेंगे। उसी प्रकार से परियोजना ले लेंगे, उसी प्रकार से धीरे धीरे चीजों को लेकर के समाप्त कर देंगे कि अब आपका कोर्स बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। कहाँ तक का? अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक। जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही हम आपको फिर जनवरी 2023 से स्टार्ट करके टिल अभी तक का कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। जय हिंद, नमस्कार।